आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज मेरे हाथ में 6 मार्च का पेपर है, यानी जुमेरात का दिन पेपर है ये। और रहबर पेपर है जो औरंगाबाद से आया होता है, शमाए रहबर। ये भी माशाल्लाह हमारे औरंगाबाद शहर का, मराठवाड़े का एक मकबूल आम पेपर माना जाता है। ज़मीर कादरी साहब इसके मुदीर आला है, जो कभी जो है तो एमआईएम पार्टी की जो विरोधी पक्षी नेता हुआ करते थे। ये उनका अखबार है ये। तो उनके अखबार के फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, देखिए उस पे वो न्यूज़ है। वो न्यूज़ के मैं एक दो लाइन पढ़ के सुना देता, उसके बाद इंशाल्लाह मैं बात रखने की कोशिश करूँगा। तो उसकी दो चार जो बुनियादी बातें वो पहले आपको सुना देता मैं, कि महाराष्ट्र की सियासत में नया खेल, शरद पवार के खिलाफ बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, शरद पवार समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। इसके अंदर ये कहा गया कि बीजेपी ने जो है तो मतलब कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा गया था, और वो था शरद पवार। यानी कि आज की महाविकास आघाड़ी बोले तो कौन, मतलब अजितदादा पवार, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, यानी इनके तरफ से जो है तो एक उम्मीदवार, वो कौन से, हमारे शरद पवार साहब। और इनके अपोजिशन में, यानी कि मुकाबले में बीजेपी ने कोई नुमाइंदा, कोई पार्टी का नहीं खड़ी किया, और ये इस तरह से बिला मतलब मुकाबला जो है तो ये चुन के आ गए। ये तमाम जो है तो इसमें रामदास अठवाले साहब है या जो भी है, ये बगैर वोटिंग के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने जा रहे हैं। ये इसकी न्यूज़ है। अब ये बहुत एक छोटी न्यूज़ है, लेकिन इसके अंदर देश के मुसलमानों के लिए एक बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। वो पैगाम क्या है मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आपके समझने में आसानी हो और आप भी इस पर गौर फिक्र करें कि वाकई बात में दम है या नहीं है। अब देखिए, अब ये शरद पवार साहब जो है तो राष्ट्रवादी पार्टी के सरबराह है, मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी हैं। मुख्यमंत्री मतलब क्या क्या पद, कई अवार्ड मिले हुए हैं, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, एक बड़ा रुतबा है, एक बड़ी हैसियत है। आज इतने बीमार चढ़ रहे कि वो बेचारे बाहर नहीं आ सके, यानी कि जो इलेक्शन में उनको दिल्ली जाना था पर्चा भरने के लिए, वहाँ नहीं आ सके, इतने बीमार चढ़ रहे थे। तो घर पे जाके जो कानून की प्रक्रिया होती है, वहाँ उनके कागज़ फिलअप किए गए और वो फॉर्म दाखिल किया गया, फॉर्म भरने के पहले की बात। यानी इतने बीमार चढ़े, यानी कि अब जो भी 80 85 82 में उम्र में चढ़े होंगे वो, तो बहरहाल और ऊपर से उनका बीमारी की हालत में चढ़े, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया, उसके बाद भी वो राजनीति में सक्रिय है अपनी पार्टी की बचाने के वास्ते, राजनीति में ज़िंदा रहने के वास्ते। हालांकि मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी है, करोड़ों कोटियों रुपए का मतलब उनका बड़ा मामला है भाई, फायफे मामला है, क्या देखने का, बड़े नेता है। देश के बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे सेना के हो, भाजपा के हो, राष्ट्रवादी के हो, जनता दल के हो, कैसे भी बड़े बड़े, यहाँ तक कि मोदी जी है, फडणवीस साहब है, अमित शाह साहब है, शरद पवार साहब है, अपने क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे साहब है, बड़े बड़े दिग्गज जो है तो उनकी कदर करते, उनकी इज़्ज़त करते, उनको एक कद्दावर नेता के तौर पे मानते। यानी उन्होंने इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत, इतना एतमाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से, अब पूरे देश से कमा लिया, पा लिया। उसके बाद भी जो है तो ये मैदान में आए और जो है तो बिना मुकाबला करे वो जीत रहे हैं। सवाल ये है, इसमें से सबसे मैंने काम की बात बोला कि इसमें मुसलमानों के लिए पैगाम छुपा हुआ है कि बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा। भाई ये तो चुनाव के अंदर तो बोलते हैं कि बीजेपी जो है तो फ़िरका परस्त पार्टी है, ये इसके नज़रिया ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है, या ये संविधान के विरोध में जाती, ये चुनाव के अंदर ऐसे आरोप लगते। तो फिर आज बीजेपी ने शरद पवार साहब के सामने मुकाबला क्यों नहीं खड़े करे उम्मीदवार? समझ रहे बात को आप? जैसा बोलते ना कि भाई ये कहा जाता है कि वैसे एमआईएम को लेकर बात कही जाती है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, इस पर ऐसे आरोप लगते। तब सवाल ये है, अब ये बीजेपी ने मुकाबला नहीं उतारे तो इसमें कौन बी टीम हुए? क्या बीजेपी राष्ट्रवादी की बी टीम है कि राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है सियासी सतह पर? ये बात सामने निकल के आ रही। तो ठीक है, वो पार्टी का इंटरनल मसला है, पार्टी के हाई लेवल की पॉलिसी है। हो सकता है कि नज़रिया हो कि भाई पार्लियामेंट के अंदर सीनियर लोग होना बहुत ज़रूरी है, देश पे संकट आती है, मुसीबत आती है, तो भाई एक तजुर्बे की रोशनी में देश को देश चलाना पड़ता है। वो सारी बातें हो सकती है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, उस पर मुझे कोई टीका करना नहीं है और इस पर मैं टीका नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे पास लोकतंत्र का एक खूबसूरती का हिस्सा है और लोग मिलजुल के जो तो सरकारें बना रहे हैं, तड़जोड़ की सियासत चल रही है, एक दूसरे का समर्थन ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये लोकशाही की खूबसूरती है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, मुझे इसका विरोध नहीं है। सिर्फ मेरे मन में एक बात आई है कि आज मुसलमानों के ऊपर क्या हालात नहीं चढ़े। वक्फ बोर्ड का मसला है, कहीं मसाजिद का मसला है, 5% के आरक्षण का मसला है। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी हाल में जो सरकार ने फैसला ली, फडणवीस सरकार ने, कि भाई जो है तो वो मामला पेंडिंग था और उसका एक टाइम पीरियड रहता,
जब कोई विधानसभा में कोई चीज़ पास होती तो उसको बहुत जल्द कानून बनाना पड़ता और उसके बाद जो है तो वो कानून बन जाता। लेकिन ये इसके ऊपर खाली से विधानसभा में पारित हुआ था, लॉलीपॉप दिया गया था, उस पे कानून बनाने का काम अमल में नहीं आया था। इसलिए बीजेपी ने सरकार ने उसको बोली कि इसको टेंशन हटा दो, ये काहे को पड़ा हुआ बीच में बिल पर लटका हुआ है अधूरा, और उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया था। तो बीजेपी सरकार की उसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से उसको काम सरका दी। अब सवाल ये है कि कोर्ट का फैसला था, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इनको मुसलमानों को आरक्षण दो। जब बीजेपी के मतलब शरद पवार साहब के बीजेपी के इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी अपना 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 उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार रही है, ठीक है। तो क्या राष्ट्रवादी हमारे शरद पवार साहब महाविकास आघाड़ी वाले जब बीजेपी इनको इतना मानती तो कम से कम चलो भाई, अगर ये फडणवीस साहब से नुमाइंदगी करते शरद पवार सुप कि नहीं भाई मुसलमानों को 5% के आरक्षण दो, और उनकी नुमाइंदगी पे अगर सरकार अगर वो दे दी थी आरक्षण, तो जाहिर सी बात है आज पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान जो है तो शरद पवार साहब की जय जयकार करते नजर आते, इनकी पार्टी का वर्चस्व बढ़ जाता। हो सकता था ना ऐसा? जब वो आपको इतना मानते, जब आपकी इतनी इज्जत करते, और मुसलमानों के सेकुलर पार्टियों के बलबूते पे आपने 30-35 साल 40 साल राज किया, मुख्यमंत्री बने, आमदार बने, खासदार बने, ये मुसलमानों ने आप पे भरोसा किया, आपकी जय जयकार किया, तो फिर मुसलमानों के इस काम के लिए आपने सरकार से कितनी नुमाइंदगी की? अगर जब आपके मरासिम अंदरूनी रिश्ते इतने गहरे हैं तो मुसलमानों को तो इंसाफ मिल जाना चाहिए था कि नहीं भाई एक काम करो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोर्ट का फैसला है, हमारी कोर्ट का आदेश है, हमारी कोर्ट की जो है तो गाइडलाइंस है, उनका मशवरा है कि भाई मुसलमानों को दे सकते, ये इनकी ये सर्वे रिपोर्ट में आके आ रहा है और इनको देना चाहिए। तो कानून की आड़ लेके जो तो शरद पवार साहब फडणवीस साहब से बात कर सकते थे कि साहब दे दो मुसलमानों को, कोई बात नहीं, हमारे पास लोकतंत्र है, देश बहुत बड़ा है, ठीक है राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पर मतलब सबका साथ सबके विकास की बात आ रही है और एक बड़ा तबका जो है पिछड़ के रह रहा है, ये भी गलत बात है, क्योंकि हमको देश को आगे ले जाना है, प्रदेश को आगे ले जाना है। तो इसलिए एक बड़ी आबादी जिसको हम मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम समाज कहते हैं, उसको भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो वो नहीं हुआ। मतलब ये है कि पहले शिवसेना बुरी थी, फ़िरक़ापरस्त चेहरा मानी जाती थी, उनका जैसे ही नाम छीना, बंडखोरी हुई, वो बैकफुट पे आए उद्धव ठाकरे साहब, तो जब बैकफुट पे आए तो यही कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने जो है तो उनको इंटर कर ली। नहीं बोले भाई, उनको पहले बातचीत हुई, डायलॉग जो भी कई बातचीत के दौर चले, और बाद में बोला गया कि नहीं अब शिवसेना जो है तो सुधर गई है। सुधरने से मुराद बोले तो उसकी छवि बदल गई है और वो सेकुलर माइंड की हो गई है, और वो मतलब वो रामराज और आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारा वाली शिवसेना बन गई है, जो सबको, सब समाज को, धर्मों को, आगड़ी पगड़ी जातों को लेकर चलने वाली पार्टी बन गई है। तो लिहाजा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस हो जाता है, उसका नाम दिया जाता है महाविकास आघाड़ी। और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि भाई एमआईएम की ताकत बढ़ रही थी, तो एमआईएम ने भी जो है तो कई बार ऑफर दी कि हम महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते, तो उनको कहा गया कि आप बीजेपी की बी टीम है, इसलिए हम एमआईएम को साथ नहीं लेते हैं। ये इलेक्शन के दौरान की बात है, वो ठीक है, वो राजनीतिक बात हो सकती है। तो भाई आपने क्या बोले कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो आज ऐसा कौन सा प्रेम झलक गया बीजेपी को कि उन्हें शरद पवार के सामने उम्मीदवार खड़े नहीं करे? अरे भाई, अब इनको जो बीजेपी की बी टीम बोर्ड है, अब शरद पवार साहब खुद बीजेपी के मतलब एक राजनीतिक सहारे से जो है तो चुनाव जीत रहे, तब इसका मतलब क्या है? यानी कि बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी के समझदारी से आप जो है तो मेंबर बनने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो सवाल ये फिर चुनाव के अंदर ही बात करते हैं कि वो बीजेपी फिरका परस्त है, हिंदुत्व की बात करती है, मुसलमानों तुम उधर मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, तुम हमारे पीछे आओ। फिर ये मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रहे क्यों? हमको क्यों बांध के रख रहे? हमको बोलो तो मुसलमानों क्यों बांध के रख रहे? किसी बाप की जागीर छोड़िए, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई नारी तकबीर के नाम पर, कोई बुरखे के नाम पर, कोई लव जहाद के नाम पर, कोई मावलिस्टिक के नाम पर मुसलमानों को कुछ भी अपना काम, कुछ भी रखने को दे देंगे, बहका देंगे, उचका देंगे, करेंगे। इसके अंदर सब कुल मिला के सत्यानाश मुसलमानों को हो रहा है। कुछ मुसलमान इसके पीछे चल जा रहे, कुछ मुसलमान उसके पीछे चल जा रहे, कुछ मुसलमान उसके पीछे चल जा रहे, और कोई मुसलमानों के वफादार नहीं। और जिस मुसलमान बड़ी संख्या में जिस पार्टी के पीछे जा रहे, तो हिंदू लोग, पूरे मुल्कगिर सतह के हिंदू लोग, खासकर जो तो शिवसेना के लोग, भाजपा के लोग, वो पार्टी को जो तो नफरत की निगाह से देख रहे हैं। उनको जो तो जातिवादी बोर्ड है, उसकी वजह से उनका सियासी फ़ायदा हो जा रहा है। ये मुसलमानों की गलती है। आज मुसलमान दूसरी तरफ जा रहे तो उनको वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, तब करना तो क्या करना? मतलब मैं ये चाह रहा कि देखो सियासी मुफाद परस्ती कितनी गहरी रहती, कितनी गिरी हुई रहती, और किस लिए निचले स्तर पे चल जाती। हालांकि मैंने कहा कि वह लोकतंत्र का हिस्सा है, मैं उस पर टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक बता रहा हूँ कि जब आप आपस में मतलब एक ज़रा सी मुफाद परस्ती के वास्ते, जबकि शरद पवार साहब मुख्यमंत्री बने हुए और उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो इतना बीमार आदमी चल रहे हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप बीमारी के अंदर जो है तो बड़े नई पार्टी चलाना है,
तो भाई ये मुसलमान क्या करें बेचारे? मुसलमान तो आपको जो है तो वो समझता, सेकुलर समझता, मुसलमान आपकी जय जयकार करता, और आप बीजेपी के सहारे से जो है तो मेंबर बनने जा रहे। और फिर अब चुनाव आएंगे तो फिर बोलेंगे वो बीजेपी को वोट मत दो, हमको वोट दो। अब ये क्या बात हुई? अब ये क्या बात हुई? यानी तुम बराबर बीजेपी से मायदे करेंगे, राजनीतिक मायदे करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, और फिर आके चले इलेक्शन में बोलेंगे कि बीजेपी हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, अरे मुसलमानों तुम उधर मत जाओ, ये संविधान बदलने की बात करती है। अब जो संविधान बदलने वाली पार्टी है, आप सब उसके समर्थन से जो है तो मेंबर बनने जा रहे, तो वहाँ आपको एहसास नहीं हो रहा कि नहीं भाई, मैं बहुत पुराना नेता हूँ, सीनियर नेता हूँ, इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, और मुझे इनकी दया की माया की भीख की ज़रूरत नहीं। मैं मुख्यमंत्री रहे हुआ आदमी हूँ, अब केंद्र में रहे हुआ मंत्री आदमी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, ना दौलत की ना शोहरत की, तो मैं बिल्कुल आराम करूँगा, मेरे को गंदी राजनीति में जाना नहीं है, और मुझे बीजेपी का हरगिज़ साथ नहीं होना मेरे को। आप चाहे तो ऐसा बोल सकते थे, तो लोग भी देखिए कि यार क्या इनके उसूलों का पाबंद आदमी है। सर शरद पवार साहब कितने उसूलों का पाबंद आदमी, एक राजनीतिक तौर पर पैगाम जाता था, लेकिन आपने जो है तो मध्यस्थता करे, राजनीति करे, तो मुझे उसके ऊपर भी आपत्ति नहीं है, वो आपका अधिकार है, आपका राइट्स है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मेरे को लोकशाही माध्यम से ये बोलना है कि आप एक राजनीतिक पार्टी है, मुसलमानों के दरमियान में आते हैं, हम खुद, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हमारे महल्ले में आते हैं, और बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी ऐसी जातिवादी पार्टी है, और एक तरफ तो जो है तो उनकी मदद से जो संसद में मतलब मेंबर बन रहे हैं आप पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर अभी किसको ये बात कहाँ ले जाना? अब ये मुसलमानों को चाहिए कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए मिसाल दिया कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, तो या शेख और अपना, या शेख और अपनी देख। अब जो भी मुसलमानों की बात करेंगे ना तो ज़्यादा भरोसा करो मत। हाँ, उस मुसलमान के पीछे, उस पार्टी के पीछे ज़रूर जाओ जो आला ऐलान कहे कि हम चुन के आएंगे और हम बावक़ार तरीके से खुले मंच के साथ, खुले विश्वास से आप वीजी से बात करेंगे, चाहे ग्राम पंचायत में हो, महानगर पालिका में हो। अगर महानगर पालिका चुन के जाते हैं, कई मुसलमान नंबर की पार्टी है, तो उन्होंने खुला बोला है कि हम अपने बावक़ार तरीके से जो है बीजेपी से बात करेंगे, उनको समर्थन भी देंगे, महापौर बनाएंगे, डिप्टी उप महापौर बनाएंगे, और हमारे वार्ड का विकास करेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इस्लाम से बेदखल नहीं हो जा रहे। अगर मुसलमान की पार्टी का नेता बोला है कि हम बीजेपी को समर्थन लेंगे भी देंगे भी, तो इस्लाम से बेदखल नहीं हो जा रहे, कोई वो नहीं हो जा रहे, हराम नहीं हो जा रहा हो। लेकिन वो हमारे पास मिजाज ही नहीं है कि जहाँ मुसलमानों का डेवलपमेंट की बात आ रही, जहाँ मुसलमानों के विकास की बात आ रही, जहाँ मुसलमान आगे जंपिंग कर सकते, बढ़ सकते, तो वहाँ पर मुसलमान के ही खुद दरमियान में चंद मुट्ठी भर लोग, जो मीर जाफ़र है या मुसलमानों के दलाल है या वो फ़िक़्हा परस्त पार्टियों के दलाल है, वो ऐसी हरकत कर जाते हैं और मुसलमानों को माइंड डाइवर्ट कर देते और अपने कुर्सियाँ बचा लेते और पूरी कमांड अपने हाथ में रखते और मुसलमानों को बेचते, मुसलमानों को मतलब ये दायरे में रखते कि तुम मौत बेचते रहो, तुम जान बेचते रहो, अब्दुल भाई तुम हमसे बनाते रहो, फारूक भाई तुम जो तो बाहर गश्ते रहो, तुम्हारी ये इसमें ज़िंदगी डाल दो, तुम आगे बढ़ो मत, तुम नेता मत बनो, तुम खाली हमको वोट दो, हम टाइम पे आएंगे, इस्लाम की बात करेंगे, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, हम हमारा काम करेंगे, तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तुम बस सड़ते रहो, मरते रहो, और बस टाइम आया तो बस हमको दो चार गालें दे देंगे, तुमने टाला बजा देना, और तुमने जैसे टाला बजाए तो दूसरे दिन तुम्हारा बांध शुरू हो जाता। फिर तुम्हारे एरिया में जो है गाड़ा आना शुरू हो जाती है, अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो जाती है, कानून के तरीके से कानून अपना काम करता, ये चल रहा है। आप उसको क्या बोलेंगे आप? कैसी कितनी घटिया राजनीति, कितनी गिरी हुई राजनीति, किसका म्यार नहीं, किसका उसूल नहीं। अब क्या करें मुसलमान? मैं भी खुद हैरान हूँ कि मैं उसको क्या नाम दूँ। तो बहरहाल ये बातें मैंने आपके सामने रखा हूँ, और ये बताने का एक ही मकसद है कि छल कपट को समझो, गंदी राजनीति को समझो, अपना पराया का वो समझो। और बस सीधी सीधी बात है कि मुसलमान की पार्टियाँ हो कि कोई बड़े नेता हो कि सेकुलर पार्टी के नेता हो, ये कोई मुसलमान को कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मुसलमान अपने बल के ऊपर जो फ़ायदे में आपको दिख रहा, साफ सुथरा अल्लाह के नाम लेकर, अल्लाह पे भरोसा करके हाथ मिला लो कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान की बड़ी तादाद अगर शिवसेना भाजपा के साथ चलेगी ना, तो दूसरे पार्टी क्या करने वाले? बैठो चिल्लाते हुए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बैठे रहो भरते हुए। अरे हमको हमारा फ़ायदा देखने का है ना, हमको हमारे जूते खाने से बचना है, अतिक्रमण कार्रवाई से बचना है, हमको तो नज़रों में आने से बचना है, हमको बचना है ना, नहीं तो थोड़ी बचना है। नेता तो खुद करोड़पति अरबपति रहते, उनके बंगले रहते, घोड़े रहते, कारोबार रहते, बिजनेस रहते, फर्स्ट क्लास चलते, 1-2 महीने काम पे भी नहीं गए तो घर में बराबर चिकन मटन सब आता, खाते पीते खुश रहते। अरे मगर जो भंगार बेचने वाला बाबू भाई है, फारूक भाई है, सलीम भाई है, उनका मरण होता ना। ये बात है। बस बोलने का हमारा मतलब क्या था कि राजनीति कितनी गंदी रहती देखो। अरे करो ना यार, हाथ मिलाओ, पैर मिलाओ, मुंह मिलाओ, और क्या क्या मिलाते, क्या क्या मिलाओ, सब मिलाओ ना। अरे मगर जनता का ख्याल करो। अगर मुसलमान के नेता भी अगर कुछ होंगे जैसा आरोप लगते कि मिले हुए झूले हुए, मिलो ना बाबा। अरे रात के अंधेरे में क्यों मिले, दिन में मिलो, होटल में मिलो, फसला फोटो सेक्शन करो, जाओ ना। जैसा एक बहाना मिल जाता, होली में जा रहे थे, बोले क्यों? नहीं नहीं, बोले वो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ बराबर मिल जाते। वो कुछ शिव जयंती आ गई, नहीं बोले वो कैसा है, वो हमारी कल्चर है, वो ऐसा हम जाके मिल रहे। मतलब दिवाली आ गई, नहीं बोले मिठाई का डब्बा पेश कर रहे।
या किसी का जन्मदिन आ गया तो बोले नहीं, बोले कैसा है वो, राजनीति अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बोले ये कल्चर है, बोले हमारी तहज़ीब, बोले अरे क्या बेगर्ती की तहज़ीब है ये। हाँ, एक तरफ गालियाँ देते, फिर बाद में जाके मिलते, गले मिलते, फ़ोटो सेशन करते, नहीं बोले हमारी तहज़ीब है, नहीं बोले उनकी शादी है, बोले बच्चे की बच्ची शादी, बोले तो सब आ रहे हैं, यार वो कस के आ गए बाबा, नहीं बोले वो कहाँ है, बोले वो राजनीति अलग चीज़ है, ये हमारा कल्चर है। क्यों? तुम्हारे यहाँ वास्ते कल्चर है, तुम गाले भी दे रहे, तुम मिल भी जा रहे और हम मुसलमानों को खपा दे रहे, ये किसके आपने सिखाया राजनीति है? अरे जैसा तुम मिल रहे हमको मिलन दो ना, हमको रोक रहे क्यों? हमको मोहल्ले में चुनाव में आके उनको बड़े वो बदमाश है, ऐसे है वैसे है, फ़िरका परस्त है, मतलब बांध काम हो जा रहा, इधर तुम निकल जा रहे, जो भी हो जा रहा, और इधर छोड़ दे रहे, और बांध वो मुसलमानों के 3 20 60 एक कुछ हो रहा नहीं, तो ऐसी कैसी राजनीति है ये? तो बस मैं मुसलमानों को इतने मशवरा दूंगा कि अब तो अल्लाह ही रहम करे कि अब कौन आएगा कैसा आएगा। अब इसलिए ये है कि आप जो भी पार्टी को मानते, जो भी नेता को मानते, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं है, किसी के फेवर में भी नहीं है, बस उसको बोलना भैया तो हमारा ओरिजिनल काम करा के दे दे। हमको नहीं मालूम तू रात के अंधेरे में किससे में हाथ मिला रहा, पैर मिला रहा, चाहे गली का हो, लाइट का हो, खंबे का हो, पानी का हो, तो हमारा काम करा के दे दे, बोलना भैया तू हमारा लीडर है। वरना तू बोलेगा बीजेपी बदमाश है, अमित शाह बदमाश है, टकलू तो ऐसा है, तो गाला देंगे, तो गाले से हमारा बांध काम हो रहा, तुम्हारे गाला देने से हमारे महल में पानी नहीं आ रहा, तुम्हारा गाला देने से हमारे खंबे को लाइट नहीं आ रही, हमारा काम करके दे दो। अगर तुम्हारे गाला देने से अगर काम हो रहा तो 10 गाला दो, बोलना नहीं तो ऐसे काम बातें करो मत और हमको खपाओ मत। पहले हम चटनी मिर्ची में परेशान है, तो ये भी हमारा निवाला मुँह से मत छीनो और हमारी बदवा मत लो। ऐसा तुम खुल्ला खुल्ला बोलेंगे ना भैया, तो हालात काबू में आ जाएंगे। और अगर तुम ऐसे चलेंगे कि नहीं ये उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, नहीं अपने बड़े अपने छोटे अगर भेजेंगे तो इतने कुत्ते आने, क्योंकि बाद में दिखती नहीं, गायब हो जाएंगे, नहीं जब हालात ख़राब होंगे नहीं गायब हो जाएंगे, फिर तुम्हारा कौन बचाएगा? सिवाय अल्लाह कोई नहीं बचेगा। ये बातें थी, ये आपके सामने रखा। बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी पेचीदा बातें हैं, बड़ी गंदगी का माल है, गंदगी का। ऐसा कोई नहीं कहा डेनिश में गिर जाता तो कैसा नापाक होकर निकलता, गंदा भर जाता, ऐसा लग रहा है। राजनीति का जो गढ़ है, राजनीति ऐसी बन गई कि अजीब गरीब इतना गंदापन आ गया कि उसके अंदर जो भी जा रहा, तो वो उसके जहन भी वैसा हो जा रहा, सोच भी वैसी हो जा रही, ज़ुबान भी वैसी हो जा रही। बहुत कम अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि जो ऐसी गंदी राजनीति में भी जो है तो कौम में मिल्लत की रहबरी कर रहे, आवाज़ बुलंद कर रहे, थोड़ा सही अच्छा कर रहे, मोकला हो जा रहे। ये भी अपनी जगह सच्चाई है। बहरहाल देखते रहिए एपीएम न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।